This is Avinash and I welcome you all to my YouTube channel Inara, जहां पर हम क्या करते हैं फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं टॉर्क के ऊपर। अब ये जो टॉर्क है ना, ये टॉर्क मैं इतना बता सकता हूँ कि जिस तरह से आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सीखा होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाना है, अगर आप चाहते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे, तो ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आप उस पर फोर्स अप्लाई करते थे, या अगर चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना होता था तब भी आप उस पर क्या करते थे? फोर्स अप्लाई करते थे। न्यूटन सेकंड लॉ यही स्टेटमेंट था। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि ऑब्जेक्ट को सिर्फ बहुत चला लिया, अब क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं, राउंड 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 ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना है या घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है, उस केस में आपको फोर्स का रोटेशनल एप्लीकेशन यूज करना होता है। और वो जो फोर्स का रोटेशनल एप्लीकेशन है, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क। तो आज हम क्या करने वाले हैं? टॉर्क के बारे में बात करने वाले हैं। अब टॉर्क का जो बेसिक डेफिनेशन जो स्कूल कॉलेज में 9 10 के बच्चों को सिखाया जाता है, टॉर्क इज द रोटेशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप ये लिख सकते हो, या टॉर्क के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, अब टॉर्क को डिफाइन कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो वो समझने के लिए ना मेरे पास एक डायग्राम है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, मेरे पास एक डायग्राम है और इस डायग्राम पे ना सबसे ऊपर ये टॉर्क को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, टाउ। ठीक है, टाउ नहीं, टाउ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये मेरे टाउ जी है क्या, नहीं। टाउ, इसको ऐसे उल्टा जो 8 होता है हिंदी का, वैसा लिखते हैं टाउ। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डिफाइन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। इस तरह से मैथमेटिकली हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैं इसको समझा दूंगा, डरने की बात नहीं है। अब आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस होता है, अगर दो वेक्टर का क्रॉस होता है तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऐसा लिखा जाता है, ऐसे आर इंटू एफ साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड पार्ट। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल। ठीक है, तो दोनों में से जो भी रूल आपको अच्छे से आता है, अगर आपको राइट हैंड, अपने राइट हैंड को यूज करना अच्छा लगता है या मैक्सवेल का रूल यूज करना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगेगा आप वो यूज कर सकते हो। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि सर ये जो फॉर्मूला है वो मेरे काम का कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए ना आप देखो, मेरे पास एक डायग्राम है। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, मैं थोड़ा एक्सेस बना देता हूं आपके लिए। ये ठहरा वाई एक्सेस, ये है इधर जेड एक्सेस। ठीक है। अच्छा, अभी यहां पर क्या करें ना, पॉइंट पी अगर आप देखोगे तो पॉइंट पी पर हमने क्या किया? एक फोर्स अप्लाई किया है। ये जो पॉइंट था पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है। जहां जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई करते हो ना, उसको आप बोलते हो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, ये पॉइंट ओ क्या है? पॉइंट ओ है पॉइंट ऑफ रोटेशन। मतलब जब भी रोटेशन होता है ना, तो या तो वो एक पॉइंट के अबाउट होता है या वो एक एक्सिस के अबाउट होता है। तो ओ को मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ? ओ को मान रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन, मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होने वाला है। और ये पॉइंट पी है जहां पर मैंने क्या किया है? फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, अब याद रखने वाली बात, ये जो आर वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आर वेक्टर क्या है? पोजिशन वेक्टर। तो सर पोजिशन वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो ये जो आर वेक्टर है ये क्या होता है? पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर from point of rotation, point of rotation to point of application, to point of application, point of rotation to point of application of force। ठीक है, ये आर वेक्टर हो गया। तो अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ पॉइंट के अबाउट रोटेशन होने वाला है और पी पॉइंट पर मैंने फोर्स अप्लाई किया था। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा सर? ये जो लाइन है ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा सर, दिस इज योर आर वेक्टर। ठीक है, ये आर वेक्टर हो गया। अच्छा, अब एफ वेक्टर भी अगर आप देखोगे तो एफ वेक्टर हमारे पास गिवन है। अब आप
इस आर को देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट। अगर ये आर है, मैंने ना डायग्राम कंप्लीट किया, मैंने कैसे किया, ये फोर्स जो था ना, मैंने बनाया है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। अब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, आप किसी भी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन बना सकते हो। लाइन ऑफ एक्शन मतलब वो लाइन जहां पर आप अपने फोर्स को शिफ्ट कर दो तो फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन था, तो हम क्या करते हैं ना, आर को रिजोल्व करते हैं। अगर आप आर को रिजोल्व करोगे तो आप इस आर का एक कंपोनेंट बना सकते हो परपेंडिकुलर टू द फोर्स, जो भी फोर्स का डायरेक्शन था उसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट बना सकते हैं, ये कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट मैंने बना दिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क को डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपने कभी सुना होगा, कभी लोअर क्लासेस में आपके टीचर ने आपको बताया होगा, तो टॉर्क को आप ऐसा बोलते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये फोर्स हो गया, और पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके फोर्स वाले लाइन ऑफ एक्शन तक, तो ये r sin थीटा, और ये फोर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वही क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो देखो ऐसे ही तो लिखा है ना, इस वाले डेफिनेशन को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, F इंटू आर साइन थीटा। अब ये r sin थीटा जो है यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पर r का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फोर्स और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर, आपको एक वैल्यू देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। अच्छा, इसी चीज को देखने का एक और तरीका होता है, ये टॉर्क को समझने का एक और तरीका होता है। एक और तरीका क्या है, सर जरूरी है कि मैं आर को रिजोल्व करूं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्यों सर? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये आर साइन थीटा, अगर आर साइन थीटा देखोगे इसका मतलब मैंने आर को रिजोल्व किया है। लेकिन अगर मैं एफ साइन थीटा देखूं, इसका मतलब क्या कर रहा हूं, मैं अपने फोर्स को रिजोल्व कर रहा हूं क्या? तो दो तरीके होते हैं। एक और तरीका क्या होगा, अगर ये फोर्स अप्लाइड है, अगर ये फोर्स अप्लाइड है, इस बार हम क्या करते हैं ना, फोर्स को रिजोल्व करते हैं। तो फोर्स को अगर आप रिजोल्व करोगे तो फोर्स का एक कंपोनेंट बनाना आर के अलोंग, जो आर के डायरेक्शन में होगा, और फोर्स का एक कंपोनेंट बनाएंगे जो आर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये मैंने बनाया आर के अलोंग, ठीक है। अब ये थीटा है, ये एफ है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट में बना लेता हूं आर के परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट बना लेते हैं, तो दिस कंपोनेंट विल बिकम एफ साइन थीटा। अब तुम लॉजिकली सोचो कि अगर ये आर पोजीशन वेक्टर नहीं होके अगर एक रॉड होता, और तुम अगर फोर्स ऐसे अप्लाई करोगे एफ कॉस थीटा, कभी भी रोटेशन हो पाएगा क्या? नहीं सर, कोई चांस ही नहीं है। रोटेशन कराने के लिए फोर्स आपको ऐसे लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट था सर, इसका तो कोई टॉर्क बन ही नहीं सकता, ये तो कभी रोटेट करा ही नहीं सकता। कौन रोटेट करा सकता है? एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा का अगर आप टॉर्क देखोगे तो क्या लिखोगे? अब इस बार मैंने क्या किया, मैंने फोर्स को रिजोल्व किया है, तो फोर्स को रिजोल्व किया और फोर्स का वो कंपोनेंट देख रहे हैं जो आर के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा। मैं डायरेक्शन का खेल अभी नहीं खेल रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब सर मैं टॉर्क को ऐसा भी बोल सकता हूं क्या, टॉर्क जो होगा, अगर मैं आर को रिजोल्व करता हूं, जो मैंने पहले वाले केस में किया था, अगर आप आर को रिजोल्व करोगे तो आप ऐसा लिख देना, फोर्स इनटू आर का वो कंपोनेंट, आर का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। देखो एक फॉर्मूला, अब देखो दो फॉर्मूला क्यों बताया गया है, क्योंकि कभी आप देखोगे कि ये वाला फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए आसान होगा, कभी आप देखोगे सेकंड वाला फॉर्मूला आसान होगा। सेकंड वाला फॉर्मूला, अभी मैंने आर को रिजोल्व किया था पहले वाले केस में, सेकंड वाले केस में अगर मैं फोर्स को रिजोल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा, आर इंटू फोर्स का, आर इंटू है फोर्स का वो कंपोनेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे भी फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इस तरह से लिखना। इसी को हम क्या करते हैं, लोअर क्लासेस में जब बच्चों को बताया जाता है तो ये बोल देते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको टॉर्क आर्म भी बोलते हैं, ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर है, उसके पीछे परेशान नहीं होना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, टॉर्क को कैलकुलेट करोगे। अच्छा, मैं डायरेक्शन के लिए मैं एक बार क्रॉस प्रोडक्ट समझा दूंगा कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो वहां से आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना आ जाएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको एंड करता